हेलो एवरीवन, एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। जैसा कि हम विदित हैं कि हम लेक्चर सीरीज लॉ के अवेयरनेस के लिए लाते हैं और समय समय पे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उन्हीं को क्रमबद्ध करते हुए हम आप प्रारंभ करने वाले हैं राइट को लेकर के। राइट क्या होते हैं, अधिकार और मानव अधिकारों में क्या अंतर है। तो आज का हमारा वैसे सब्जेक्ट होगा ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट BA LLB 4th सेम में सब्जेक्ट के रूप में है। MPPSC की तैयारी कर रहे लोगों के स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, और अदर आपकी चाहे पटवारी हो, SI हो, सब में ये ह्यूमन राइट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन राइट मानव अधिकार, तो मानव अधिकार हमारा स्टार्ट होता है 1945 के बाद। तो मानव अधिकार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम 193 देश, विश्व के 193 देश एकत्रित हुए एक मंच में, और हमने ये निर्णय किया कि हमें सभी व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे, प्रोवाइड कराने होंगे, जिससे व्यक्ति क्या है सरलतापूर्ण संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 193 कंट्री बैठी, उसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र संघ ने की, और एक मानव अधिकार चार्टर्ड के रूप में उसको जाना जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने 30 अनुच्छेद में हमें कुछ मानव अधिकार दिए जो हमें सिमिलर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से। तो मानव अधिकार का ओरिजिन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के चार्टर्ड के द्वारा। ये 1948 में इसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के नाम से भी जाना जाता है। तो UDHR के माध्यम से हमें मानव अधिकार मिले बेसिक, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं, 30 आर्टिकल हैं। 30 अनुच्छेद में ये क्रमबद्ध तरीके से हमें कुछ मानव अधिकार दिए गए। तो मानव अधिकार, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, यानी मानव अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। तो मानव अधिकार हमें प्रदान किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड के द्वारा, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के द्वारा, और जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमें संविधान, भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। तो ह्यूमन राइट और समटाइम कॉल्ड फंडामेंटल राइट एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट विच आर ऑफ्टन सेटेड आउट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर UDHR ने 30 अनुच्छेद में हमें ये बताया कि हमारे कौन कौन से मानव अधिकार होंगे, मानव अधिकार क्यों आवश्यक है। मानव अधिकार एक मनुष्य होने के नाते, एक बुद्धिशील विवेकशील प्राणी होने के नाते हमें मिलना आवश्यक है, और इसके बिना हम जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसके बारे में गहन चिंतन के बाद ये मुख्यतः हमें मानव अधिकार प्रदान किए गए। तो मानव अधिकार के जो चार्टर्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ 1948 में, जिसे हम सार्वभौमिक घोषणा 1948, मानव अधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा यहाँ पर होती है 1948 में, उसमें 30 अनुच्छेद में हमें ये बताए गए कि हम एक विवेकशील मनुष्य को समान रूप से बुद्धि प्रदान की गई है, विवेक प्रदान किया गया है। मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार का धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से पूरे क्रमबद्ध तरीके से सेक्शन, आर्टिकल के रूप में इनको व्यवस्थित किया गया। तो आर्टिकल नंबर 1 में सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है, सभी समान रूप से पैदा हुए हैं, सभी के पास 100% बुद्धि है, विवेक है, इसलिए उनके साथ एक अव्यवहार या इस तरीके से अमानवीय कृत्य नहीं होना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि समान रूप से सबको व्यक्ति यानी प्राकृतिक व्यक्ति होने का अधिकार, समान रूप से प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में यहाँ आर्टिकल नंबर 1 स्वीकार कर रही है कि सभी नेचुरल पर्सन है और सबके पास 100% माइंड है। फिर आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि
किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी भाषा का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी देश का हो, सबको ये अधिकार है कि उसके साथ कोई भी विभेद या इस असमानता नहीं की जाएगी। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाना है। तो आर्टिकल नंबर 3 to 21 ये सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं। सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। फिर देन इसके बाद 22 से 27 आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार की, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। तो ये क्लासिफाई किया है कि पहला जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम सामान्य बातें देखेंगे। सामान्य बातों में हमारे 2 अनुच्छेद होंगे, आर्टिकल 1 और 2। फिर पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में उन्होंने सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की बात की है। पार्ट 3 में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की चर्चा की गई है। फिर इसके बाद देन आपका लास्ट 28 से लेकर 30 कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस हैं, अर्थात ड्यूटी बताई गई हैं, क्योंकि अधिकार एंड ड्यूटी एक साथ चलती हैं। तो अधिकार के साथ साथ ड्यूटी भी है। तो ये 28 से 30 हम पढ़ेंगे मिसलिनियस प्रोविजंस, 3 से लेकर 21 सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, फिर 22 से 27 इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। तो यहाँ पर जो 3 आर्टिकल नंबर 3 to 21 हम ब्रीफिंग करते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि जीवन और व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार प्रदान कर रहा है अनुच्छेद 3, कि सभी व्यक्तियों को जीवन की, स्वतंत्रता की एवं प्रोटेक्शन पाने का पूर्ण अधिकार है। वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, उसे जीवन, स्वतंत्रता, एंड सुरक्षा मिलेगी। आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा, यानी दास प्रथा का यहाँ अंत है और दासता से उसको मुक्त किया जाता है। दास व्यापार करने पर भी प्रतिषिद्धि है। तो यहाँ आर्टिकल नंबर 4 है, दास का व्यापार करना, दास प्रतिषिद्धि पर निषेध है। आर्टिकल नंबर 5 कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी यंत्रणा नहीं दी जाएगी, प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, अपमानित नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 5 ये अधिकार देता है व्यक्ति को कि उसकी ना किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं होगा, वो अत्याचार नहीं किया जाएगा, कोई प्रताड़ना नहीं किया जाएगा और उसको अपमानित भी नहीं किया जाएगा। और यदि ये घटना होती है किसी व्यक्ति के साथ, उसके जीवन के साथ, स्वतंत्रता के साथ, सुरक्षा के साथ अगर कोई भी वायलेशन होता है तो वो उल्लंघन माना जाएगा, मानव अधिकार का अतिक्रमण समझा जाएगा। आर्टिकल नंबर 6 विधि के समक्ष सभी समता है, इक्वल हैं, विधि के समक्ष समता का अधिकार यहाँ पर आर्टिकल नंबर 6 प्रदान करती है। आर्टिकल नंबर 7 विधि के रूप में समान संरक्षण मिलेगा, सबको एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा, विधि के समान संरक्षण। अब देखिए प्रोटेक्शन, वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अधिकारी हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, सभी के साथ एक जैसा ट्रीट करना है। उसी कटघरे में उसको प्राइवेट व्यक्ति को भी जाना पड़ेगा, उसी कटघरे में वीआईपी को भी जाना पड़ेगा। तो ये एक समान संरक्षण देने की बात हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 के जो सार्वभौमिक घोषणा है, 10 दिसंबर 1948 को ये सार्वभौमिक घोषणा हुई। ये डेट याद रख कर लीजिएगा, 10 दिसंबर 1948। इसी दिन हम मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 8 कि जो न्यायाधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, वो ट्रिब्यूनल प्रभावशाली उपचार करेंगे, उपाय करेंगे इन सभी का पालन कराने के लिए,
तो यहाँ पर अधिकरणों के द्वारा जो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे वो अधिकरण प्रभावशाली उपाय करेंगे, प्रभावशाली उपाय करेंगे, उपचार देंगे। तो इनको एक जवाबदेही, एक ड्यूटी दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है आर्टिकल नंबर 8 में कि जो भी ट्रिब्यूनल है, जो अधिकरण है, जो न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उनको एक प्रभावशाली उपाय करना है जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन रोका जा सके। आर्टिकल नंबर 9, मनमानी रूप से किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, यानी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से अनैतिक तरीके से, मनमाने ढंग से नहीं किया जाएगा। तो मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगा रहा है, अधिकार दे रहा है आर्टिकल नंबर 9। तो मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 10, लोक सुनवाई का अधिकार, लोक सुनवाई का अधिकार, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाएगा। आपके विरुद्ध कोई मामला आता है तो आपको पूर्ण सुनवाई का अवसर यहाँ आर्टिकल नंबर 10 प्रदान कर रही है कि आपकी जो नेचुरल जस्टिस है आपको सुना जाएगा और आपके पक्ष को समझा जाएगा, उसके पश्चात ही कोई निर्णय यहाँ पर दिया जाएगा। तो मनमानी तरीके से कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, कोई गिरफ्तार नहीं होगा, प्रभावशाली उपाय होंगे, विधि के समान संरक्षण है, विधि की समता है और यहाँ किसी भी प्रकार के किसी को यंत्रणा नहीं दिया जाएगा, अपमानित नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा और दास प्रथा की भी समाप्ति है। दास प्रथा का कोई व्यापार या व्यवहार नहीं करेगा। जीवन की स्वतंत्रता है, सुरक्षा है। तो आर्टिकल नंबर 10, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 3 से 21 तक डील करते हैं, जो सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। तो यहाँ पर 10 तक कंप्लीट है। फिर 11, आर्टिकल नंबर 11 इनोसेंट की बात करता है कि व्यक्ति क्या है, इनोसेंट है। जब तक उसे कन्विक्ट ना कर दिया जाए, जब तक उसे दोष सिद्ध ना कर दिया जाए, तो यहाँ पर निर्दोषिता की अवधारणा की जा रही है, निर्दोषिता की अवधारणा, कि जब तक उसके विरुद्ध कोई मामला साबित ना हो जाए, दोष सिद्ध ना हो जाए, तो व्यक्ति को इनोसेंट मानना चाहिए। ये एक मानव अधिकार है और यदि किसी को इनोसेंट नहीं समझते हैं तो आर्टिकल नंबर 11 का वायलेशन माना जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि सभी को प्राइवेसी का अधिकार भी यहाँ मिलेगा, एकांतता का अधिकार है, पत्र व्यवहार करने का अधिकार है, एकांतता एवं पत्र व्यवहार एवं हमला के विरुद्ध संरक्षण, हमला के विरुद्ध संरक्षण यहाँ प्रदान किया जा रहा है आर्टिकल नंबर 12 में। तो 12 में एकांतता एवं प्राइवेसी का राइट है, अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी छीनते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 ह्यूमन राइट का वायलेशन माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 देश छोड़ने का अधिकार है, देश में वापस लौटने का अधिकार है। तो देश में वापस आने तथा देश को छोड़ने का अधिकार भी हमारा मानव अधिकार है। देश में वापस लौटना, आर्टिकल नंबर 14 राजनीतिक अपराधों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान कर रही है कि जो राजनीतिक अपराध हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक अपराध किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो राजनीतिक अपराधों से संरक्षण आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 राष्ट्रीयता प्राप्त करना, राष्ट्रीयता को बनाए रखने का अधिकार है, नेशनलिटी को बनाए रखने का अधिकार है, राष्ट्रीयता को परिवर्तन करने का अधिकार भी यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 में है। राष्ट्रीयता को परिवर्तित करने का अधिकार, करने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 16 विवाह का अधिकार, परिवार बसाने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, परिवार बसाने का अधिकार, ये भी एक मानव अधिकार है। संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार, आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 कहता है कि संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार भी मानव अधिकार है। ऑनरशिप लेने का,
स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार भी मानव अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 17 संपत्ति में स्वामित्व आप प्राप्त करने का अधिकार भी मानव अधिकार है, विवाह करना, परिवार बसाना। और आपका आर्टिकल नंबर 15 राष्ट्रीयता को परिवर्तन करना। आर्टिकल नंबर 14 राजनीतिक अपराध। आर्टिकल नंबर 13 देश से जाना, देश में वापस आना। आर्टिकल नंबर 12 प्राइवेसी। आर्टिकल नंबर 11 इनोसेंट है व्यक्ति। 10 में लोक सुनवाई होगी। 9 में आपका मनमानी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, न्यायाधिकरण प्रभावशाली उपाय करेंगे। आर्टिकल नंबर 7 में है उनको संरक्षण मिलेगा, विधि के समक्ष समता है 6 में। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 मत, विचार, विवेक पूर्ण कार्य करना भी एक मानव अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। संविधान में आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ पर भी अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं धार्मिक स्वतंत्रता, एवं धार्मिक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। आर्टिकल नंबर 20 आर्टिकल नंबर 20 शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन करने का राइट एवं संघ बनाने का राइट, ये भी एक मानव अधिकार है। अनुच्छेद 20 आपको ये प्रदान कर रहा है कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करें या कोई यूनियन बनाए, तो ये भी एक मानव अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 देश की सेवाओं में भाग लेने का अधिकार। देश की सेवाओं में जो सर्विसेज हैं, चाहे IAS हो, IPS हो या अन्य सैनिक सेवाएं हो, सभी प्रकार की सेवाओं में भाग लेने का अधिकार। सेवाओं में भाग लेने का अधिकार, पार्टिसिपेट करने का अधिकार, ये भी मानव अधिकार के रूप में प्रदान। तो सिविल एवं राजनीतिक अधिकार 3 से 21 तक ये डील किया। 3 में आपको जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। 4 में आप किसी दास व्यापार को प्रसिद्धि है। 5 में किसी व्यक्ति को यंत्रणा नहीं देंगे, अपमानित नहीं करेंगे, विधि की समझ क्षमता है। 6 में 7 में समान रूप से संरक्षण मिलेगा। 8 में न्यायाधिकरण प्रभावशाली उपाय करेंगे, मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 9 में 10 में लोक सुनवाई होगी। 11 में निर्दोषता की अवधारणा है, इनोसेंट होगा व्यक्ति। 12 में प्राइवेसी का राइट मिल रहा है। 13 में देश से चले जाइए, देश में वापस आ जाइए। 14 में राजनीतिक अपराधों के विरुद्ध संरक्षण है। 15 में आपको यहाँ पर 15 में राष्ट्रीयता परिवर्तन करना, राष्ट्रीयता को बनाए रखने का अधिकार। 16 में विवाह का अधिकार। 17 में संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार। 18 में आप कोई भी मत, विचार, विवेक आदि की स्वतंत्रता है। 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता। 20 में शांतिपूर्ण सम्मेलन। 21 कह रहा है कि देश की जो सेवाएं हैं उनमें भाग लेने का अधिकार भी सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो ये सिविल एवं राजनीतिक अधिकार थे 3 से लेकर 21 तक। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की। हमने बात की थी कि 30 अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, तो 3 से लेकर 21 तक पहले 2 अनुच्छेद सामान्य बातें कर रहे थे, जनरल बातें कर रहे थे कि सभी व्यक्ति समान रूप से 100% मस्तिष्क वाला है, विवेकशील है, बुद्धि वाला है और उसके साथ समान व्यवहार बरतना चाहिए। कि आर्टिकल नंबर 2 मनुष्य क्या है, मनुष्य के साथ, व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिविल एवं राजनीतिक अधिकार कंप्लीट हुए। अब आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार की बात करेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार, ये 22 से अनुच्छेद 22 से 26 तक डील करते हैं। 22 से 26 इसके प्रोविजन है।
तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 22 में कि व्यक्ति को लोक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। तो सामाजिक रूप से सुरक्षा का यहाँ आर्टिकल नंबर 22 में कि सामाजिक सबको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल नंबर 23 काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है, आराम करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार यहाँ पर 22 से 26 तक आपको प्रदान किए गए। तो यहाँ पर काम, शिक्षा, लोक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, आराम करना, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, ये हमारे कौन से राइट हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल राइट हैं। जो लास्ट में प्रोविज़न था 27 से 30 तक, ये ड्यूटी हैं, यानी इंटरप्रिटेशन के कुछ नियम दिए गए हैं। लोक कल्याण में जो सामाजिक राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा बनाएगा। हमें कुछ पॉलिसी बताई गई हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन के क्लॉज हैं जिनका अनुसरण करके हमें ये सारे अधिकारों को प्राप्त करना है। तो अधिकार जब हैं तो आपके कर्तव्य भी उसी के साथ चलेंगे। इन कर्तव्यों का आपको पालन करना होगा। तो ये यूडीएचआर की बात कर रहे थे हम, सार्वभौमिक घोषणा की, जो 1948 को प्रारंभ हुए और 193 कंट्री बैठी और उन्होंने कहा हम अपने अपने देश में एक ऐसा लॉ बनाएंगे जो मानव अधिकार का बेहतर संरक्षण करेंगे। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे जो भारत ने एक कानून बनाया है इनके बेहतर संरक्षण के लिए। ये अधिकार तो बता दिए गए, अब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई वायलेशन होता है, तो वो संरक्षण करने वाला कानून भारत में कौन सा है? उस कानून का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 1993 में एक भारत ने कानून बनाया, भारत की पार्लियामेंट ने, और ये बताया कि अगर इन राइट का वायलेशन होता है जो यूएनओ के चार्टर ने, यूएनओ के द्वारा हमें 30 अनुच्छेद में बताए हैं, अगर इनका कोई भी उल्लंघन होगा तो उन पर कोई जांच या कार्यवाही करने वाली संस्था क्या है, कैसे उनकी प्रोसीजर होगी, कैसे जांच करी जाएगी, उसके लिए पूरा एक सेपरेट एक्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। थैंक यू।